आप सभी सम्मानित साथियों से मेरा प्रश्न है, मल्टी लेयर फार्मिंग का अनुभव किसी को है? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा सा हमको है। बताइए, उसके बारे में हमको बताइए। जी जी। आ, हमको है इसमें सागर जी। जी हम आकाश चौरसिया, उन्होंने बहुत काम किया है। और उनका काम देखने के लिए हम चित्रकूट के रास्ते में मौरानीपुर से 1 तारीख को जा रहे हैं। और ये मल्टी लेयर में हर तरह के प्लांट उन्होंने लगाए हैं, जमीन से लेकर आसमान तक। और वो वाइबल है, वो ट्रेनिंग देते हैं। उनका नाम है आकाश चौरसिया, सागर में है। और हम उनके साथ में लंच करेंगे और वहाँ पर 30 लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है। 1 से 30 तारीख तक पैसा लेते हैं। उसके लिए आकाश जी का निमंत्रण था, इसलिए हमने सागर में अपने मौरानीपुर से जाते हुए उनके यहाँ होकर जाएंगे चित्रकूट के लिए। मल्टी लेवल फार्मिंग भी, जैसे अपना पालेकर जी का 0 बजट वाला है, हमारे ताराचंद लोग को बढ़ाए। ये मैंने उनसे बात की जी से। ग्रुप होना 15 एकड़, बल्कि 5 एकड़ वाले, क्योंकि वो खुद करते हैं, वो लेते हैं। और उसमें अगर हम गाय गोबर पंचगव्य गुरुकुल ये भी जोड़ दे, वृक्षारोपण भी जोड़ दे, तो इसकी जो रिटर्न ऑन लेबर है वो बहुत बढ़ जाएगी। और ये बात अपन अक्षय उनके साथ, अपने सागर जी के साथ, आकाश चौरसिया, उनके साथ करेंगे लगभग 12 से 2 बजे के बीच में। ये है मोटा जी मोटा। बहुत अच्छा है, इसको फैलाने की बहुत जरूरत है। और उनके जी। प्रोग्राम में ऑलरेडी गाय है, ड्रायर सेल्स है, ग्रामोद्योग है। और थोड़ा उसको बढ़ाकर जब हम मिलकर काम करेंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रह गई बात ये पेड़ वाला जो आपने मीटिंग रखा है, इसमें बस मैं 2 ही चीज बोलना चाहूंगा कि पेड़ों में जब तक हम धंधा नहीं बढ़ाएंगे, धंधा मिक्स प्लांटेशन, मिक्स मिक्स फॉरेस्ट्री, और उसमें गाय गोबर हेल्थ फेल्थ ये जितना भी गुरुकुल फुरुकुल अपना है, ये सब आपको डालना ही पड़ेगा, जब इसकी वाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पक्का इस मत का हूँ कि इन सब में अपने को बिजनेस मॉडल और लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट ये लाना ही पड़ेगा। शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद भाई कमल जी। ये 1 और 2 तारीख को यहाँ पर भी कार्यक्रम है बांदा में, प्रेम सिंह जी के यहाँ, जिन्होंने आवर्तनशील कृषि पे मॉडल बनाया है। और इस मॉडल में 1/3 हिस्से पर बागवानी की जाती है। तो 2 तारीख को अगर हो सकेगा तो हम लोग वहां पर भी चलेंगे और उसको भी देखेंगे। आ, आ, उस पे भी उनके यहाँ भी काफी सारे लोग आ रहे हैं, करीबन 100 लोगों की भीड़ रहेगी वहां पर। तो मैं हमारे जो अन्य वरिष्ठ साथी हैं, उनको बारी बारी से आमंत्रित करता हूँ और कुछ साथी जुड़ रहे हैं। पता नहीं, मौसम खराब है, इस वजह से नेटवर्क की दिक्कत मेरे तरफ भी है और कुछ और भी क्लेम कर रहे हैं। तो हम लोग जारी रखते हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा श्री जी से कि ये जितने भी अलग अलग टाइप के कृषि मॉडल हैं, ब्रिगेडियर साहब, जो अलग अलग टाइप के कृषि मॉडल हैं और जिनमें वनीकरण और कृषि मतलब कि वनीकरण और वृक्षारोपण को उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो आपके अनुभव हैं वो क्या है और इसको हमको बढ़ाना है, क्योंकि हर किसान जो है वो कहता है कि हमारे यहाँ मॉडल बना दो। अभी हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा 11 एकड़ हमारे पास है, मॉडल बना दीजिए। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन क्या होना चाहिए? डॉक्टर ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे मुश्किल हो रही थी, पहले आवाज नहीं आ रही थी, जी आपकी जी, आ रही है, आ आ रही रही है। है। जी सभी को नमस्कार। मेरा थोड़ा अनुभव तो है, मैं उसी से कोशिश करता हूँ। और चौरसिया का के साथ मेरा देखा भी है, और उनके साथ कैसे क्या है, और कुछ हमें भी गाय के बारे में उनको भी एडवाइस दी है काफी सालों से कि ये कैसे करना है क्या है। तो मेरा अनुभव है, एक तो कुरुग में मेरे पास अपने ही कॉफी और
हल्दी और ये जो मसालों के कुछ एरिया क्षेत्र है जहाँ 20-25 एकड़ में हम कॉफी कॉफी हमारी हमेशा बागवानी के साथ होती है। तो उसमें काली मिर्च भी उस पर लगाई जाती है। तो उसमें ये सारे जरूरी है कि इस तरह के वृक्षारोपण और वनीकरण कह लीजिए आप इनको। लेकिन किसान कैसे करे, तो एक तो बिल्कुल बिल्कुल बताया है कमल टावरी जी ने कि ये मल्टी लेयर फार्मिंग है जो काफी लोग करते हैं। उसमें हम 3-4 तरह से कर सकते हैं। एक तो कौन सी फसल छाया में होती है उसका ध्यान रखते हुए, स्पेशली हल्दी वगैरह। और दूसरा, उसके मैंड पे लगा सकते हैं ताकि छाया भी आए और दूसरे को भी मिले। और तीसरा, उसको जो फसल लगानी है उसकी चॉइस लेते हैं। पर हमारे किसान जो उसकी चॉइस ये लेते हैं कि नीचे ऐसी फसल लगा देते हैं जो मिट्टी में होती है, जैसे मूली, शलगम, गाजर। और उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं जो बीच में रहती है, हर्बल टाइप। और उससे ऊपर बेल चढ़ने की भी लगाई जाती है। ऐसे कुछ जगह की जाती है। तो इसमें जनरली तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये करते हैं, जो जो कि हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में ही है। राजस्थान में बाउंड्री पे बांस और ये सब लगाते हैं। और वहाँ एक जो है वहाँ का पौधा है बहुत रेगुलर, उसको खेत के बीच में लगाते हैं। तो उससे उसके पत्ते गिरने से, खाद मिलने से, खेजड़ी बोलते हैं उसको। वो खेजड़ी जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी फसल होगी, चाहे कोई भी फसल करो, क्योंकि उसकी जड़ बहुत नीचे को सीधी जाती है और उसका खाद गिरता रहता है। उसके नीचे सारी असल फसती है। तो इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका अधिक लाभ लेने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है। फिर इससे रोजगार भी मिलता है। जब उसके पास फालतू टाइम हो तो इस लकड़ी का प्रयोग हो सकता है। ग्राम उद्योग में फायदा होता है कि इस लकड़ी से ही, जैसे बांस है, बांस से ही वो सारी चीज बना लेते हैं। सरकारी समर्थन है इसका। सरकार कहती है कि भाई आप एक फसल गेहूं चना कुछ मत के साथ साथ आप एग्रो फॉरेस्ट्री भी करिए। एग्रो फॉरेस्ट्री का बहुत रोल है। लेकिन इसके पास किसानों को समर्थन की भी, प्रशिक्षण की भी जरूरत है। और इसमें फलदार पेड़, अभी हमारे मयंक गांधी जी कम से कम बहुत बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में और गुजरात में ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज़ चली गई, कुछ नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ भी। हम आ, अन्य साथियों को बारी बारी से बुलाते हैं। देवदत्त गंगवार जी, जो आपके अनुभव हैं वो थोड़े बताइए, क्योंकि यही अनुभवों पे ही कुछ मॉडल हैं। और जो जैसे हमारे कुछ सफल साथी हैं उनको तो अनुसरण किया ही जाएगा, लेकिन आपने अपने क्षेत्रों में अनुभव जो हैं आपके, आपके क्षेत्र बरेली है, ब्रिगेडियर साहब ने राजस्थान में। अभिषेक जी, मेरी आवाज नहीं आई क्या? बीच में चली गई थी, अभी अब आ रही है। तो जी मैं थोड़ा सा दोबारा बोल लेता हूँ, 5 मिनट। जी 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 वृक्षारोपण और वनीकरण जो आप कह रहे हो, ये बहुत अच्छी स्कीम है। मल्टी लेयर फार्मिंग भी इसको कह सकते हैं। लेकिन सिंपल वृक्षारोपण और वनीकरण करने से, और बीच बीच में मैंडों पे, जो मैंड होती है खेत के चारों तरफ, उसमें भी लगाने, इसका मेन मकसद है किसानों की आय बढ़ाना। और एग्रो फॉरेस्ट्री का फायदा यह है कि फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जैसे मैं ही खेजड़ी के पेड़ लगाए हैं अपने सारे राजस्थान में। हेलो, नहीं आ रही? जी जी
जी जी, आ रही है, आ रही है। वो पेड़ नीचे से पानी लेते हैं और उसकी छाया में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके पत्ते गिर के खाद बनते हैं और वो फसल का जो ऊपर का पानी है वो नहीं रोकते। हर एक खेत में राजस्थान में लोग खेजड़ी ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं। इससे फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है और उनका उनका कार्बन कंटेंट में भी होती है, रोजगार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है। गांव में आसपास जो जमीन है उसमें भी, गांव की अपनी जमीन है, गौशाला इसकी ये गौपालन की जमीन है, उनमें भी गांव के तालाब हैं, बनी है, उनमें भी वृक्षारोपण का बहुत कार्यक्रम करें तो आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी फायदा होती है। इसके सरकारी समर्थन है, सरकार इसका प्रोत्साहन करती है और किसान का परीक्षण जरूरी है, क्योंकि कई बार वो पेड़ का सिलेक्शन और फसल का सिलेक्शन जरूरी है। हमारे आचार्य जी का कार्यकर जी इसके बारे में काफी अच्छा जानते हैं। और उसके बाद जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। वो जो वर्षा ऋतु में तो एक अभियान चलाया जाता है कि सारे गांव के खाली पड़े हैं वो, और किसानों को कई तरीके से लगाए जा सकते हैं। उनमें फलदार पेड़ एक हैं, छायादार पेड़ एक हैं, इस तरह से फेंसिंग के लिए अलग पेड़ हैं। मैंने खुद अपने खेत में चारों तरफ बांस लगाए हैं। वो वहां इतनी तेज हवा चलती है, ये हवा को ही रोकते हैं। कुछ ऐसे पेड़ भी हैं। तो ये अभी तो बहुत लार्ज स्केल पे इसका इनक्रेज किया जाता है। मालाबार नीम है जो मैंने खुद से 10-12 एकड़ लगाए हैं, वो 5 साल में ही, जैसे सफेदा पहले एक आया था वो तो थोड़ा ठीक से नहीं था हमारे लिए पानी के लिए, तो इनका बड़ा रोल है। और ये नियमित सिंचाई जो हम दूसरे की करते हैं उसी से इनका हो जाता है। और पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा रोल है। तो ये एक किस्म का सिस्टम है, पर जिसके पास जितने भी है, कुछ लोग इसको ऐसे लगाते हैं कि 1/3 में फलदार लगा देते हैं, 1/3 में सब्जियां वगैरह लगाते हैं, 1/3 में दूसरी फसल करते हैं। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और जैसे चौरसिया साहब बताते हैं तो, लेकिन इसके साथ साथ इसमें अपना जो अभी टावरी साहब जिक्र कर रहे थे कि गौपालन खाद के लिए उसको रिप्लेसमेंट, उसके पत्तों का खाद बनाने में गाय का गोबर बहुत उपयोगी है। तो जो पत्ते गिरते रहते हैं उनको भी एक जगह इकट्ठा करके सिंचाई का अलग तरह से सिस्टम भी बनाया जाता है। आजकल ड्रिप इरिगेशन भी है लाइनों में, और ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो इसका जरूर करना चाहिए, और छोटे किसान के लिए तो एक किस्म का वरदान है। एक एक स्थाई जो हम कहते हैं ना प्राकृतिक खेती, तो ये प्राकृतिक खेती में मदद करता है, क्योंकि एक बार जो जमीन होगी उसमें पत्ते गिरते, गोबर वगैरह गिरते रहेंगे, और उसको बार बार आप कोई भी फसल बदल बदल के लेते रहोगे, और ये पेड़ जो खड़ा है ये परमानेंट खड़ा रहेगा, इस पे फल भी लगेंगे। लेकिन पेड़ों की सिंचाई उसके पर्यावरण के अनुसार, रेत है तो कौन सी करनी है, जड़ें नीचे जाए, दूसरे टाइप का है तो कैसे करना है। तो मल्टी लेयर फसल में सबसे पहले नीचे वाला लेयर जो बनानी पड़ती है वो बनानी पड़ती है। जैसे गाजर, मूली, शलगम, इस तरह के की जो जड़ें जमीन में चली जाए। दूसरी बनानी पड़ती है झाड़ टाइप जो 2-3 फीट तक बढ़े। और तीसरी बनानी पड़ती है बेल टाइप जो ऊपर तक चली जाए। तो ये इस तरह का सिस्टम उनके किसान की ट्रेनिंग के बाद दिया जा सकता है। ये मेरे पास 2 तरह के सिस्टम हैं। ये जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुरुग कुरुग में कॉफी के गार्डन हैं 20-21 एकड़। तो उसमें तो ये बगैर फॉरेस्ट्री के हो ही नहीं सकता। तो उसमें बड़े पेड़ लगाए जाते हैं और बीच में ये कॉफी बोई जाती है, क्योंकि उनको छाया भी रखनी होती है, और उसको ये मिट्टी की कटाई भी रोकते हैं। और उन पेड़ों पे चढ़ाई जाती है पेपर, काली मिर्च, और वो इसी एनवायरनमेंट में अच्छा होता है। तो ये वृक्षारोपण पूरे गांव के लिए और अपने अपने खेतों में भी चारों तरफ करने के लिए, और वनीकरण जैसे गोचर भूमि वगैरह पे भी बहुत जरूरी है। तो ये एक अच्छी स्कीम है। हमारे छोटे से किसान भी और बड़े किसान तो लार्ज स्केल में बोल रहे हैं। 400-400 एकड़ में अभी 2-3 साल में ही मैंने देखा है। और ये सुभाष नालंगी जी का तो मेन सब्जेक्ट है। वो ये अनार और खजूर और इस तरह के पेड़
पूरे के पूरे में लगा सकते हैं और बीच बीच में इनका और फसल भी रेगुलर ली जा सकती है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है और इसको हमारे किसानों को अडॉप्ट करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने तो बहुत काम कर रखा है इस क्षेत्र में। तो एक इसमें विषय आता है कि ये जो मल्टी लेयर फार्मिंग है और ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री जिसे आप बोल रहे हैं, तो इसमें क्या किसी क्षेत्र में, किसी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश है या बुंदेलखंड है, तो हर क्षेत्र के लिए वहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से अलग पौधे और अलग फसल का चयन करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ क्या सभी जगह हो सकता है या फिर कुछ ही जगह हो सकता है ये मल्टी लेयर फार्मिंग? नहीं, मल्टी लेयर फार्मिंग तो सभी जगह हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता। लेकिन उस एरिया में, पानी की इसमें आप ज्यादा, सुनो तो, हाँ, पानी की उस ज्यादा एरिया में जरूरत फसल होती है। कौन सी होती है? जैसे उस एरिया में हम्म। जो जो फसल आप जमीन में लगाना चाहते हैं, जो फसल आप हम्म। झाड़ के रूप में लगाना चाहते हैं, जो फसल पेड़ के रूप में लगाना चाहते हैं, वो उस एरिया में कौन सी उस फसल का चॉइस करेंगे। जैसे मैंने कॉफी का बताया, तो पहाड़ों वहीं होती है। जैसे हम्म। आप हमारे ही इस प्रोग्राम में एक बड़ा अच्छा डिस्कस हुआ था, राजा राम में याद शर्मा जी एक्सपर्ट बताए थे कि हम काली मिर्च यहाँ भी लगा सकते हैं, कुछ अच्छा। ऐसे भी हैं। लेकिन वो लगाने में आपको वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है वैसा जो वहाँ जहाँ नेचर में होती है, जैसे हिमाचल में और हम्म। उत्तराखंड में। उनका उनमें कुछ फसलें मसाले की हो चाहे कोई भी हो, वहाँ के लिए ज्यादा सुटेबल है, चाहे दवाई ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हो। तो ये आपको करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपको बड़ा जैसे आम होता है, वहाँ अमरूद होता है, ये बीच में बाउंड्री पर ऐसे लगाया जा सकता है, इनके बीच में दूसरी फसल ली जा सकती है। और ऐसे ही मैंग गांधी जी ने पूरे गुजरात में सैकड़ों हजारों एकड़ में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है, मैं भी उसको विजिट किया है। वो मेंढों पे लगाते हैं भाई, पूरा खेत में आपने जो लेना है, लो आलू लो कुछ लो, तो आप मैंडो पे ये लगा लीजिए, ये फ्रूट वाले ट्री हैं, और या ये छायादार पेड़ हैं, या लकड़ी के लिए भी हैं। मैं बताया ना, हमारे राजस्थान में तो अब 400-400 एकड़ मालाबार नीम लगाया जाता है, जो केरला में होता है। लेकिन वो 5 साल में इतना बड़ा इनकम देता है कि वो उसको काट के और फिर किसान जो कुछ भी करे और साइड में भी कुछ हो जाता है। तो फसल की चॉइस जो खेजड़ी मैंने बताया राजस्थान में है, वो तो इसकी बढ़ोतरी करती है। पर फसल आपने और पेड़ आपने क्या लगा रहे हो, वो आपने उस परिस्थिति के अनुसार सेलेक्ट करने हैं। सबका आप मल्टी लेयर बना सकते हो। धन्यवाद। जी, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। इसमें एक पक्ष ये भी है कि बहुत सारे किसान हैं जो अपनी खेती करना ही नहीं चाहते। वो क्या करते हैं, अपने जमीन को एकड़ के हिसाब से लीज पे दे देते हैं और औने पौने दाम पे लीज पे दे देते हैं। 15,000 रुपये एकड़, 12,000 रुपये एकड़। और अच्छी अगर सींच की जमीन है तो 25,000 रुपये, 20,000 रुपये एकड़ एकड़ साल की मिलती है। अब यहाँ पे इस तरह के जो मॉडल हैं, क्योंकि किसान जो है वो तो खेती कर नहीं रहा है, और जो वहाँ कर रहा है उसने तो वो उसको दो ही फसलें लेनी है। ज्यादा उसमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो बहुत ज्यादा वो करता है। और ऐसे जो किसान हैं जो कि अभी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें जागरूकता के लिए जो समस्या आ रही है, सरकार की तरफ से भी इस पे कोई खास दिखाई नहीं देता कि सरकार की तरफ से कोई पहल की गई हो कि जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा हो। समाज की तरफ से भी अभी तक कोई इसमें ज्यादा वो नहीं आई है। कुछ लोग हैं जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी और ट्रेडिशन वही है। पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए। तो ये कई सारे विषय हैं जो जुड़े हुए हैं इसमें। मैं देवदत्त गंगवार जी से प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एक कृषक हैं। आ, बरेली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? इसमें मैं एक एक मिनट बता के ये चाह रहा हूँ, हाँ, ये हाँ, बात बोलिए। आपकी बिल्कुल सत्य है। हमारे हमारे पास, मेरे पास, या हम बैठे हैं, हम सबके पास मुझे पता है कि जमीन है। वो शहरों में आते हैं और वो जमीन को देते हैं। इसी से धरती का, पर्यावरण का सबसे बड़ा सत्यानाश। मैंने 400 लोगों को जोड़ा है। मैंने कहा आप अपनी जमीन में खुद करवाइए, लेबर रखिए और बाग लगाइए, आप बागवानी करिए, डेवलप करिए। आप वो 20,000
तक मिलते हैं हमारे यहाँ पर एकड़। 20,000 से मत करिए, आपकी धरती का सदा। और किसान इसको ऐसे ऐसे नहीं, वो नहीं डेवलप करेगा। उसने तो 1 साल के अंदर वो लेना है उससे जितना ज्यादा, चाहे धरती कहीं कितना भी नुकसान हो जाए। इसलिए तो यूरिया ज्यादा डालते हैं कि फसल जी मैक्सिमम ले ले, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ये बहुत गलत सिस्टम है। इसमें जरूरी है कि हम लोग उस जमीन को, जो 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 शहरों में बैठे हैं और उनके पास वो जमीन है, मैंने 400-500 को जोड़ दिया, तो उसको आप अपने आप डेवलप करिए। ज्यादा इनकम होगी, मैं बताऊं, 20,000 से ज्यादा होगी, पर उसमें 2-3 साल लगते हैं। जो किसान ने 1 साल के लिए, वो क्यों करेगा उसमें? वैसे उसका लीज अगर 2 साल और 3 साल ले ले, तो वो पपीता है, ऐसी ऐसी फसल है जो 2-3 साल तक भी मैनेज हो जाती है, वो लगा सकता है, वो चाहता है। लेकिन जब उसको 1 साल के लिए मिलती है, तो वो उसको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करता है, और खाद भी नहीं डालता, क्योंकि उसको पता है अगले साल मिलेगी नहीं, रेडीमेड खाद यूरिया है, तो तेरे को तो इसमें मैक्सिमम ले ले। ये बड़ा खराब स्टेप है। तो जमीन हमें अपने आप काम करवाना चाहिए। आप शहर में ही बैठे रहो, लेकिन काम तो करा सकते हो, क्योंकि 5 साल कम से कम डेवलप करने में ये मल्टी लेयर लगता है। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। पहले तो उस पेड़ को ग्रो करने में वो कौन सा होगा, फिर उसको स्टाइल में लगाने में कि इसमें मल्टी लेयर के लिए कहाँ क्या करना है, इसमें 5 साल तो उसको डेवलप करने में लगता है। और वो उसको रेडीमेड 20,000 मिल जाता है पर एकड़। तो किसान उसको नहीं करेगा। ये बिल्कुल आपने प्रैक्टिकली और सत्य बात कही है। धन्यवाद। जी। तो अब यहाँ पर एक बात आई कि ये जो नहीं करना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं, इनके बीच में किस तरह का एक मार्केट क्रिएट किया जाए कि जो करने जाए और जो नहीं कर रहा है उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग सही हो, और साथ ही साथ जो करने जा रहा है वो एक पूरा प्रोग्राम लेके जाए। क्योंकि पिछले 14 घंटे में इस तरह के दो प्रपोजल जो हैं उन पर चर्चा हुई, और प्रपोजल पे चर्चा हुई तो ये भी बात आई कि किस तरीके से हम उस पे अधिक से अधिक आय बना सकते हैं। उनका कहना है हम काम तो करते नहीं है, हम तो दे देते हैं, बाकी वो हमको खाने पीने का दे देता है, कुछ पैसे दे देता है। तो मतलब अब ऐसी स्थिति में जब हम एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी प्रोडक्शन की चीजें हैं, जिसमें कि कृषि उत्पाद हो गए, आपके वन उत्पाद हो गए, और हम जानवरों की तो बात करते ही हैं, गायों की तो बात करते ही हैं। तो इसमें जो लोगों की अरुचि है, उसको रुचि में कैसे बदला जाए, और वो तभी हो सकता है जब उनको भी दिखाई दे कि मोटा पैसा हम यहाँ से भी कमा सकते हैं। तो वो सोच बदलने के लिए ये जो वनीकरण और मल्टी लेयर फार्मिंग पे हमें एक मॉडल तैयार करना है। और उसी कार्य योजना को देखिए, ये चर्चा जो है, चर्चा में जो बातें हो रही हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके आधार पे एक रिपोर्ट हम लोग तैयार कर लेंगे। रिपोर्ट को ही हम सीधा दे देंगे कि भाई ये इस आधार पर हम लोग ये प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप शुरू कर दो, आप अपने ब्लॉक में शुरू कर दो, आप अपने गांव में शुरू कर दो। बहुत सही बात हमें है। जागरूकता अभियान, आपका जागरूकता अभियान। जी जी। वो तो दोनों ये टाइप के लोगों जागरूकता में जरूरी है। जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मेरा जब 5 महीने का पिछला अनुभव है, अब तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम लोग मिल के एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उस पे काम किया जाए। जो भी एक्सपर्ट है उनके साथ मिला के एक टीम बना लेते हैं, और टीम के साथ काम शुरू करते हैं। रिजल्ट आपके सामने आएगा। ऐसे क्या बातें ही होती रहेंगी, काम तो होगा नहीं। तो प्रोजेक्ट तैयार करें, वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके आधार पर चीज़ों को हम वो करें, और आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या रहेगा, गति आएगी और काम जो है दिखने लगेगा जमीन पर। मैं आग्रह करूंगा भाई कमलानंद जी से, या देवदत्त गंगवार जी से, कि बारी बारी से इस विषय पे प्रोजेक्ट बेस्ड जो जो एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें हैं उनको शुरू करने पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी, और कैसे हम लोग ये जितने भी लोग अपने पिछले 5-6 महीने में आए उनको हम प्रोजेक्ट्स में कैसे डाल दें। भाई कमलानंद जी। अरे यार, अब ये बेसिक प्रश्न है, हर एक को शुभ लाभ दिखाओ, उसको अच्छा नाम है, है, इज्जत है, फायदा। तो अभिषेक भाई आपकी सुनेगा।
तो अभी तो एक ही तैयारी है, और हम विश्व के पॉइंट भेजे हैं, उनको बांटो, उनको बोलो भैया ऐड करो। सब गप मारने की एक्सपर्ट है, बड़ी शर्म और दुख की बात है। 3 महीने से बोल रहे अरे भैया कुछ एक्शन प्लान दो, अपना एक्शन प्लान देते नहीं, हर एक को ब्लॉक में बांधो। मैं उसलिए नालंगी जी की बड़ी वो तारीफ हमसे करता हूँ मांग कि रहे हैं बंदा एक्शन दौड़ दौड़ प्लान, कर तो रहा है कुछ वो हमारे तरफ है से मांग रहे सबसे। हैं। वो कह रहे हैं कि कौन आप हमारा प्रोजेक्ट तैयार कौन? कर दो। कई सारे साथी हैं ऐसे, कह रहे हैं कि अब नहीं हमें कुछ प्रोजेक्ट, समझ। एक जी मिनट एक मिनट एक मिनट, जी। हेलो। प्रोजेक्ट तैयार अकेले में नहीं होता है, उनको बोला हमारे साथ बैठो, पहले आप अपना प्रोजेक्ट भेजो, आप उसको रिफाइन करेंगे, उसको शेप अप करेंगे, उसको कन्वर्जेंस करेंगे, उसको लीडरशिप से, एग्रीकल्चर से, बायोगैस से, दुनिया भर के आपके पास में एक्सपर्ट आके पिछले 4 महीने में बोल गए। कोई पानी वाला आया, कोई गुरुकुल वाला आया, कोई पेड़ जी वाला जी। आया, कोई एक्सपोर्ट वाला आया, कोई अमेरिका से आया, तो सब आके चले गए। तो हर एक को बोलो अपना प्लान बनाओ, अगर वो मांग रहा है तो गलत बात है, और आपको आइडिया दे दें, अपना आउटलाइन दे दें और बोले भाई अभिषेक जी आपका इतना लंबा अनुभव है, आप इसको शेपअप दे दो, इसको कन्वर्जेंस कर दो। और इसीलिए हमने बोला 8-10 महामंडलेश्वर बनाओ, तो कम से कम मिलजुल कर कुछ तो जमीन पे काम करने वाले इकट्ठा होंगे। तो अब अपने को सीधा सीधा हमने एक बनाया एक्शन एक्शन ग्रुप, और एक्शन एक्शन के अलावा कोई बात ही नहीं करना चाहिए। सोचता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, मिलता हूँ। अबे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी और दूसरे का भी? सीधे सीधे काम की बात कर, तुझे क्या करना है। गुजराती का सेंटेंस बड़ा सिंपल है, मारे वास्ते सूछे। और तुलसीदास जी बोल के बेचारे मर गए बार बार, अरे भाई सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। अब सीधा सीधा स्वार्थ दिखाओ, परार्थ दिखाओ, फायदा दिखाओ, जिसको एमएलए बनना है उसको एमएलए का प्लान दिखाओ। तो और कोई अपने को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा सीधा अपना तो अभी फूटो मॉडल है, फूकना है और टोकना है। पसंद आए तो भैया बहुत बढ़िया, नहीं पसंद आए तो और बहुत बढ़िया, लेकिन लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम। और जिनके पास टाइम हो वो ढूंढ ले कौन कौन खाली बैठे है, इसलिए मैं ज्यादा अभी आता भी नहीं हूँ, और इसलिए एक्शन नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, मेरी बात का बुरा मत मानना, प्रणाम। धन्यवाद भाई कमला जी। अभिषेक जी, एक रमेश जी हैं, जी एग्रीकल्चर के इस प्रोजेक्ट बनाने के एक्सपर्ट, अगर हम हमारे साथ जुड़े हैं तो जी। उनको जरूर बताएं। रमेश जी अभी रमेश जी कार्यक्रम में, उड़ीसा से हैं। कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हाँ, वो दूसरे में नेशनल उसमें आते हैं, इसमें अच्छा भी अच्छा। शायद ठीक ठीक। और ठीक है। सालंगी जी हैं हमारे तो एक्सपर्ट इसमें। हाँ हाँ। जी जी जी। तो ठीक है। ये तो वो है। शिवेश जी, मदन लाल जी, अभी ये जो एग्रो फार्मिंग पे बात हो रही है, इस पे आपने कुछ किया है या करना चाहते हैं? हाँ, इसमें तो ऐसा है कि जो भी प्रोडक्ट जो है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि प्राकृतिक खेती के लिए ये कह रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती तो तभी संभव है कि जो गाय के गोबर से उसकी वर्मी कंपोस्ट अगर तैयार किए जाए और किसानों में उसका वितरण किया जाए, तो इससे हर किसान जो है ना इसमें इसको आगे अपने प्रोजेक्ट में लाएंगे और अपने खेतों में। तो इससे जो है, जैसे सिक्किम राज्य जो है इसको पूर्ण जो है प्राकृतिक खेती का ये दर्जा मिला हुआ है, तो ऐसे जो है ये दर्जा मिल सकता है। जो जो अच्छा काम करेंगे तो उसको लिए अच्छा, जो आगे का प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे। और खेती जो होगी वो जैविक जो है, खेती से क्या होगा कि फसल भी ठीक रहेगी और वो उसका उत्पादन भी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। बाकी अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि अभी दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें देखो, गाय के प्रति समर्पण भाव से जो हमारे जो है अपने कर रहे हैं, जो भी कार्य पूरा इसमें हो रहे हैं, साधु संत समाज सब इसमें आ रहे हैं।
तो ये विजय खुराना जी का एक बहुत बड़ा एक है टारगेट है, जिससे कि ये पूरे हमारे विश्व में भी जो है गाय का महत्व और गाय के जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए जो है हर जो मनुष्य जो इस चीज को समझे और इस खेती के बारे में पूरा जी जो है लोगों को बताया जाए, तब ये सारी बात बन सकती है। बाकी हमारे ब्रिगेडियर साहब तो सब कुछ जानते हैं, इन्होंने तो पूरा संक्षेप में हर चीज बता ही देते हैं। धन्यवाद। बाकी गोपाल जी, प्रसाद जी से भी कुछ ना कुछ पूछो आज। जी जी, बिल्कुल पूछेंगे उनसे भी। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अब हम इसको प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में स्टार्ट कर दें। तो प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में काम करने से ये होगा कि हाथ का हाथ टीम बन जाया करेगी और उस पर चर्चा करके और एक्शन शुरू हो जाएगा। अब वो कोऑपरेटिव बना के किया जाए या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के किया जाए या कंपनी बना के किया जाए या फिर एनजीओ बना के किया जाए, वो आप लोगों के ऊपर है, या कुछ ना बना के किया जाए। लेकिन प्रोजेक्ट बनते जाएंगे तो चीजें जो हैं वो तेजी से मूव करेंगी। तो कोऑपरेटिव मत जैसे जो कोऑपरेटिव के बता रहे हैं, कोऑपरेटिव मत जैसे बहुत अच्छा है। आगे ये जो है सारी जो है ना, हर चीज जो आगे बढ़ सकती है। नहीं एनजीओ भी काफी काम कर रहे हैं स्टेबल, लेकिन फिर कोऑपरेटिव आप बन जाती है ना, तो नहीं, हर कोऑपरेटिव क्षेत्र में से तो बढ़ बहुत जाती है, बढ़ हाँ जाती है, लेकिन कोऑपरेटिव का जो एक तरीका होता है उस तरीके से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। जी जी जी। उसमें एक कॉमन प्रोजेक्ट पे काम होता है या दो चार कॉमन प्रोजेक्ट पे काम होता है। लेकिन अब जब इंडिविजुअल की हम बात करते हैं और इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है तो वहां पे तो कोऑपरेटिव नहीं है। तो उस स्थिति में फिर हमको जो है, हमको इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट पे भी ध्यान रखना है और उसी में ये एग्रो फार्मिंग और जो इससे रिलेटेड चीजें हैं, अब चाहे वो हम मल्टी लेयर फार्मिंग बोलें या फिर आवर्तनशील खेती बोलें या सुभाष पालेकर की कृषि बोलें, इन सभी मॉडल में जो भी आपके क्षेत्र के अनुसार, आपकी जगह के अनुसार और आपके विचार के अनुसार फिट बैठता है, तो उससे संबंधित साथियों को जोड़ करके और उसको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना करके और काम शुरू हो जाएगा। और काम जब शुरू हो जाएगा तो चीजें जो हैं वो चीजें दिखने लगेंगी कि हाँ रिजल्ट कितने आने लगेंगे। जी, क्योंकि कोऑपरेटिव का एक गति है, उसके एक तरीके हैं, उसमें बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, ये छोटे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। वो एक समय में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें, हम चार पे कर सकते हैं, दो छोटे दो बड़े। तो वो हमें थोड़ा बैलेंस बना के इसकी गति को बढ़ाने के लिए इस तरह के वो करने पड़ेंगे। और इसी में जो प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं आज, तो ये प्रोडक्शन में ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तिगत स्तर पर हम कैसे शुरू कर दें स्टार्ट, उसमें किसी का वेट नहीं करना है। उसमें जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो सारी आपकी सहायता के लिए अपने अपने अनुभव दे देंगे और वहाँ पे हम उसको एक सलाहकार मॉडल के तौर पे डेवलप कर लेंगे कि जब उसमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाएगा, जिससे उनको भी मोटिवेशन रहेगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब सुमेर सिंह राजावत जी हैं, सुमेर सिंह राजावत जी, आपका जो प्रोग्राम है आपके क्षेत्र के लिए, कई सारी बातें हुई, कोऑपरेटिव से संबंधित बातें हुई, गौशाला से संबंधित बातें हुई, लेकिन अब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर, इसमें गौपालन और इसमें वृक्षारोपण। तो इससे संदर्भित, इससे मिलता जुलता कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं या बनाने का सोचा है, जिसमें कि हम लोग शुरू कर दें और जब कोऑपरेटिव बन जाए तो उसको उससे जोड़ दिया जाए। मैं आपको निवेदन करूं कि मेरी ओझा ओझा साहब से बात हुई और मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ अगर मेरे गांव के संदर्भ में वार्ता की जाए तो यहाँ पर केमिकल खेती होती है जिसमें सौंफ और टमाटर ज्यादा होता है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं दिसंबर में आपको आऊंगा और उन सारी चीजों को देख के किसानों के साथ वार्ता करने के बाद उस पर कोई अपन स्कीम बनाएंगे।
बीच में वर्मा साहब से कुछ मिलने की उम्मीद थी। वर्मा साहब ने कहा था कि मैं आपसे वार्ता करूंगा। वार्ता करने के बाद मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, वर्मा साहब ने वार्ता करना ही बंद कर दिया, क्योंकि कुछ साथियों के पास, अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ गायें ज्यादा नहीं है। आप सरप्राइज ये करोगे कि प्राकृतिक खेती के संदर्भ में भारत सरकार कुछ स्कीमें लेके आई है। उस स्कीमों में मुझे बोलने के लिए बुलाया जाता है उन बैठकों में, तो वहां जाता हूँ, जब पूछता हूँ पूरे गांव में गाय कितनी है, तो पता लगता है कि एक भी गाय नहीं है। तो इस क्षेत्र में गाय नहीं है, लेकिन जैसलमेर बीकानेर साइड खूब गाय हैं, मेरे मिलने वाले भी हैं, उनके लिए उस इस तरह के प्रोजेक्ट चलाने के संदर्भ में वर्मा साहब से कुछ वार्ता हुई थी। वर्मा साहब ने उसके बाद टेलीफोन उठाना बंद कर दिया। मैंने आपको भी निवेदन किया था। अभी रमेश जी से जरूर वार्ता हुई है, उन्होंने कुछ इन पर वार्ता करके, मैंने एक दो से वार्ता भी करवाई है। इस तरह के प्रोजेक्ट पर कुछ चर्चाएं हुई है। जहां तक हमारे यहाँ की चर्चा का सवाल है, अभी तक हमारा किसान तो बिल्कुल इतना सोया हुआ है कि सिर्फ उनको ट्रैक्टर से बोना है, और टमाटर और वो सौंफ जरूर वो कुछ माली हैं जो कर लेते हैं। ये स्थिति है। चूंकि यहाँ का पीएच भी ज्यादा है, कैनाल सिस्टम नहीं है, कार्बन बहुत कम है, ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक खेती पर वर्क करने के लिए आपका ध्यान हो तो मैंने एक बार प्रश्न भी उठाया था, जो उनसे वर्मा साहब से पूछा था, क्या यूरिया का कोई विकल्प छिड़काव विधि में है, तो उन्होंने कहा था है। तो उस तरह का, जब आगे उन्होंने कोई चीज भेजी ही नहीं, हमने उनसे ये कहा था कि हम आपको पेमेंट भी डाल देंगे। मैंने ये सुभाष जी से भी लिखित में भी भेजा था कि आप हमें इस तरह का, आपके पास कुछ है सब्स्टिट्यूट, आप भेजिए, हम इस तरह का काम करेंगे। ये सारी स्थिति अब तक की है जी। तो देखिए, सत्य प्रकाश जी का जो, जहाँ तक बात है, वर्मा जी की, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो वो तो अभी मैंने भी उनको 2 बार 3 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कोई क्या बात नहीं। क्या कारण है, क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं। ठीक मेरी है। बात, लंगे जी ने जो बोला है, अगर नहीं पूरा हुआ है तो मैं उनको याद दिला दूंगा। तो अभी परसों मीटिंग में आएंगे, उस सामने ही बात कर दी जाएगी कि साहब वो जो बात बोली गई थी वो उसको पूरा कर दीजिए। तीसरी बात जो ओझा जी हैं, तो ओझा जी ने अगर दिसंबर में बोला है तो वो दिसंबर में आएंगे और उसको देखेंगे। हाँ बिल्कुल, कब कहा। इन अच्छा। सबसे इन सबसे इतर मैं थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे ब्लॉक एडॉप्शन वाले में काफी सारे लोग हो चुके हैं। अब हम ठीक है। सभी का प्रोजेक्ट मार्क कर रहे हैं, सभी का प्रोजेक्ट जो है उनके नाम के आगे चढ़ा रहे हैं, ताकि उसी के अनुसार उनकी ट्रेनिंग और उनके साथ एक्सपर्ट जोड़े जा सके। ठीक। जब जब इस तरीके से हम शुरू करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा सा आ, काम में गति आ जाएगी, और फिर जब एक प्रोजेक्ट है इंडिविजुअल लेवल पे चालू हुआ, तो फिर जब उसमें प्रॉफिट आ जाएगा तो हम उसको कोऑपरेटिव फॉर्मेट में ले आएंगे। ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया स्कीम है। भाई 3 महीना लगता है कोई भी फसल आने में, या दो हाँ महीने लगता लगता है। है, 4 महीना लगता है। हम हम्म। 4 महीने फसल ले लेते हैं, इस बीच में कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं और लोगों को दिखा देते हैं कि देखिए एक्सपर्ट के साथ हमने ये काम किया और ये रिजल्ट आया। तो हमारी भी हम्म। टेस्ट हो गई, और हम फिर उसमें दूसरे लोगों को दिखा के और जोड़ के अपने अपने काम को आगे बढ़ा दिया। तो इस संदर्भ में एक निवेदन करूं, आप मेरे यहाँ कोई अप्रेंटिस टाइप कोई एग्रीकल्चर का वो भेज दीजिए ना, एक बच्चा जो हम जो कहें उसको समझ के एग्जीक्यूट करवा सके। ये कहाँ से हम ले आएंगे? एग्रीकल्चर का बच्चा जो है, एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है, और ये जो नहीं, वो कृषि, किसी में इतने बड़े सब लोग हैं, कोई हो सकता है कहीं न कहीं, हम भी ट्राई कर रहे हैं। हम्म, तो कोई जरूरी नहीं है कि। ये स्थानीय स्तर पे देखना होगा, हाँ स्थानीय स्तर का कोशिश कर मतलब। हाँ हाँ, कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपके आपके ब्लॉक का हो तो वो ज्यादा कारगर होगा, कोई बाहर से आके वहाँ काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, बहुत सुमेर सारे कोशिश कर। सिंह कारण। जी के पास जसबीर सुमेर सिंह जी के पास एक्सपर्ट जसबीर है, उससे एडवाइस ले लो। एडवाइस से काम थोड़ी चल रहा है, खाली कोऑर्डिनेशन पूरा बिठाने वाला चाहिए सब। ना ना, आप कह रहे हैं तो सही है, जसवीर जी तो खूब कोऑपरेट करते हैं, उनके उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। नहीं नहीं, तो इसी को हम क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट के अनुसार इसको ले लेते हैं और शुरू करते हैं।
और उसको जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सफल होगा, वैसे ही कोऑपरेटिव से जोड़ दिया जाएगा बस। तो चीजें जो है रुकी सी दिखाई दे रही हैं, वो चलने लगेंगी। और इसमें कोई खास वो भी नहीं आएगा। प्रॉफिट जो होगा वो खुद ही सामने आ जाएगा कि कितना हमको प्रॉफिट हुआ। और ये हमने नए तरीके से जो काम शुरू किया, तो उसमें हमको कितना समय लगा और कितना प्रॉफिट हुआ और कितना हमको आ, सीखने को मिला, जिससे कि हम अपने और काम को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करना चाहेंगे। अन्य साथी बारी बारी से मैं आमंत्रित करता हूँ। अनिल राठी जी, अरुण तिवारी जी, आ, देवदत्त गंगवार जी और दीपक अग्रवाल जी, इनमें से कोई भी साथी अपने को अनम्यूट करके, और जो आज का विषय है ये मल्टी लेयर फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इस पे अगर कुछ जो है इस पे कुछ कहना चाहें तो आ, अपने को अपनी बात रख सकते हैं। अनिल राठी जी, अरुण तिवारी जी, देवदत्त गंगवार जी, कोई भी साथी। चलिए ठीक है, अभी ये नहीं आ रहे। हमारे अन्य साथी हैं गोपाल जी, जीवेश पांडे जी, जी मदन लाल नमस्कार। जी, नमस्कार। देखिए, जो आज का टॉपिक है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है प्रारंभ करने का, वो है भू परीक्षण। आप जो किसी भी चीज का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका पहला अध्याय जो है वो भू परीक्षण से शुरू होता है। उसके बाद वहां पर की स्थानीय क्या क्या समस्याएं हैं, जमीन का क्षेत्रफल से लेकर के उसके बाड़े बनाने से लेकर के जानवरों का जो प्रकोप है, तो उन सारे पानी की जो सिंचाई की जो व्यवस्था है, पानी और बिजली का जो सुलभता है या उपलब्धता नहीं है, तो उन सारे फैक्टर्स का क्वेश्चनायर तैयार करके तब उस क्वेश्चनायर के आधार पर उन सारे चीजों का जानकारी जो है फीड करना पड़ेगा। और वो दैट इज कॉम्प्लीटली ए टीम वर्क। इसमें जो है 3-4 लोगों की टीम बनाई जाए। अब जैसे मान लीजिए द्विवेदी जी ने ऑफर किया आपको, तो 3-4 एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाइए और उस क्षेत्र का दौरा कीजिए। वहां पर 2-3 दिन रुकना भी पड़े तो उसको समय दिया जाए। और इस तरह से तब जो है प्रोजेक्ट बनाने का पर्याप्त बेस आपका तैयार होगा, वो इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो वो प्रोजेक्ट तैयार होगा तो वो वैल्यूएबल होगा। हर जगह की स्थितियां और परिस्थितियां अलग होती है। वहाँ का जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की आबो हवा, और वहाँ दूसरा चीज है फसल चक्र। आज जो हमारे किसान लोग हैं, अभी हमने भी जो खुर्सापार का भ्रमण किया श्री सुभाष नालंगे जी के साथ में, तो हमने ये महसूस किया कि उस क्षेत्र, वो क्षेत्र जो है जिस क्षेत्र में मैं गया था, वो बहुत ही है, अनेक तरह की समस्या, कोऑपरेटिव का मॉडल शुरू होता है और जब सामंजस्य बैठता है तो हर समस्याओं का निदान होता है। ये हमने प्रत्यक्षता दर्शन किया। तो जब उस जैसे उपेक्षित क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन हो सकता है, तो दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता। अब जब हम अपनी जिम्मेवारी, द्विवेदी जी के बाद से मुझे लगा कि उनमें जो है साहस का अभाव है। साहस, या तो साहस का अभाव है या वो स्वयं को मजबूर हो चुके हैं, और दोनों ही स्थिति खराब है। मजबूर होना भी खराब है, और मतलब जमीन के मालिक होते हुए भी आप मजबूर हैं, या आप अपना जिम्मेवारी से परे हट रहे हैं, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक हम जैसे अभागे आदमी है जिसको भगवान ने एक धुर जमीन नहीं दिया, हम तरस रहे हैं कि काश हमें एक धुर, एक कट्ठा भी जमीन मुझे मिलता। और जिस किसी को आज इतना एकड़ जमीन है, वो उसकी उपयोगिता नहीं समझ पा रहा है। तो ये ही इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य ये 10 तरह की समस्याएं नहीं है, मानसिकता है। हम
किसी भी समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करके और उसका समाधान का हिस्सा खुद क्यों नहीं बनना चाहते हैं? हम दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हैं? दूसरा आदमी कोई भी मार्गदर्शन देगा, आपको सपोर्ट कर सकता है क्षणिक रूप से, बशर्ते कि पहल आपको स्वयं करना पड़ेगा, साहस आपको खुद जुटाना पड़ेगा। नो रिस्क नो गेन, नो गेन विदाउट पेन, ये जो फार्मूला है, तो इस फार्मूले को हमें केवल सुन के रह जाते हैं, इस फार्मूले को अपने पर आजमाते नहीं हैं। तो ये एक विषय है। तीसरा है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, उस स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मैं उतने दिनों से कई बार ये बोल चुका हूं कि इतने सारे स्कीम है राज्य स्तर पर, केंद्रीय सरकार के स्तर पर। उन स्कीम्स को पूरा चेकआउट करें, उसका डाटाबेस इकट्ठा करें, स्कीम्स का अलग अलग प्रोग्रामिंग्स और उसका जो शर्तें हैं, क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के आधार पर भी जितने लोग तैयार हैं, हमारे मजबूर हैं, उन लोगों को ही तो सबसे पहले उसी पर तो प्रयोग किया जाए। सबसे पहले उसको केंद्र सरकार की स्कीम्स, राज्य सरकार की स्कीम्स का लाभ पहले दिलवाया जाए, वहीं से हम लोग शून्य से शुरुआत करें। अब अगर आज अगर चर्चा हुई है हमारे द्विवेदी जी से, तो द्विवेदी जी से ही प्रारंभ करिए। अभी छोड़िए सारी पजल को, एक साथ ही सारे काम नहीं हो सकते, एक से शुरुआत कर दीजिए। और उसके लिए हमारा ये सुझाव है कि 3-4 लोगों का टीम लेकर के उनसे जो सुविधा है, सुविधाजनक समय वो पूछ लिया जाए, परामर्श करके समय निकाल करके 3-4 दिनों का, और जाया जाए, वहां पर अवलोकन किया जाए, वहां पर क्वेश्चनर बना करके उन सबों से पूछताछ करके वो सारा चीज सब आपके पास अप टू डेट जब जानकारी हो जाए, देन आफ्टर फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके फिर बताया जाए। मेरे विचार से मल्टी पर्पस वाला जो प्रोग्राम है वो मेरे विचार से सबसे उत्तम है। मतलब कई तरह का फसल चक्र का मतलब होता है कई तरह के क्रॉप्स को उगाना, है ना। जो कॉर्नर का जो जमीन है उस पे सफेदा लोग लगाते हैं, उस पे शीशम का पेड़ लगता है, तो उससे एक बाउंड्री भी हो जाती है और भविष्य में वो जो है एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर भी बनता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो किनारे किनारे अपना लगा दिया जाएगा शीशम का या उस तरह का, तो वो हो जाएगा। और इधर जो है बाकी आप जो है पपीता लगाना चाहते हैं, अलग अलग तरह का जैसा भी डिमांड है, जैसा पहले उसका मूड बनाया जाए, मार्केट का डिमांड देखा जाए, और जिन चीजों पर आम लोग लगे हुए रहते हैं वो काम नहीं करना, दूसरों से अलग हट करके सोचना, दूसरों से अलग हट करके रणनीति बनाना, नई दिशा, नए प्रयोग, नए लड़ाके, नए टूल, नई तकनीक, इन सारे चीजों को हमें साध करके संतुलन बना करके काम करने की आज आवश्यकता है। नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का प्रयोग अब हो रहा है खेती में, तो हमें नए तकनीक के माध्यम से हम उसी क्षेत्र में मैक्सिमम क्रॉप्स कैसे उगा सकते हैं, मैक्सिमम कैसे प्रॉफिटेबल वेंचर बना सकते हैं। तो हमारे टावरी जी का कहना है हमें अपवादियों से सीखना है, जो सफल व्यक्ति है उनसे सीखिए, जो सफल खुद नहीं है उससे हम क्या सीखेंगे, उसको हम उसका अनुकरण हम क्यों करेंगे। जिनका प्रयोग सफलतम प्रयोग है वहां जाकर के देखिए, जैसे हम खुर्सा पार गए, हमने देखा, तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ठीक उसी तरह से इसको प्रयोग के तौर पे किया जाए। और इसमें हमारे साथ तो ओझा साहब भी हैं, तो ओझा साहब का पूरा एकदम सहकारिता पे पूरा एकदम गहन चिंतन है। रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रक्रिया है ये वो है, भविष्य में जो गवर्नमेंट के लोन वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं वो रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई लोन वगैरह का चीज नहीं हो सकेगा। तो इसलिए वो बॉडी बना करके, और उसके लिए उच्च स्तर से लेके जिस एरिया में आपको काम करना है वहां के लोकल बॉडीज, वहां के स्थानीय लोगों, वहां के स्थानीय मजदूरों, वहां की महिलाओं, उन सबों के साथ अलग अलग ग्रुप बना के मीटिंग करने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों को जोड़े जोड़े बिना आप कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। हर हर पल, हर जगह, हर स्थिति और परिस्थिति में स्थानीय लोगों की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता, उसका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद ये परम आवश्यक है। तो मैं जहां तक समझता हूँ, मेरा यही छोटा सा दिमाग है। बाकी तो राजा राम यादव जी और हमारे डॉक्टर सुभाष नालंगे जी वो इसके इंसाइक्लोपीडिया है। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ,
लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरा अनुभव है, मेरा कोई कृषि कार्य भी नहीं है, तो हमारे अजय विजय विजय कारिकर जी, तो विजय कारिकर जी, सुभाष नालंगे जी, हमारे डॉक्टर राजाराम यादव जी, तो मुख्य रूप से ये अभी देवदत्त गंगवार जी, तो ये 3-4 बहुत अच्छा टीम डेवलप करके इन चारों लोगों की होगी, ऐसा मुझे विश्वास। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। यहाँ पर अभी जो विषय है, हम विषय पे फिर से लौट आते हैं। ये जो मल्टी लेयर फार्मिंग है और इसमें वनीकरण और वन उपज के माध्यम से और कृषि करते हुए जो उसमें आप पेड़ लगा सकते हो उसके माध्यम से जो कृषि का से हम आय बढ़ा सकते हैं, तो इसी पर कुछ मॉडल, कुछ नए प्रोजेक्ट डेवलप करके और जिसमें कि पशुपालन और बाकी चीजों को भी जोड़ा जा सकता है परिस्थिति के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार। तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पे देवदत्त गंगवार जी, धनंजय जी आ, और हमारे महेंद्र राजपूत जी, आ, सचिन अवस्थी जी, इस पे कुछ विचार हैं, उनपे कुछ रखना चाहते हैं? क्योंकि अभी जिन लोगों ने भी ब्लॉक अडॉप्ट किए हैं, अब उनको प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में ही हम लोग उनके जो विचार है, जो सोच है, जो स्थानीय स्थिति है, उसके अनुसार वहाँ जो हो सकता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर विचार रखिए देवदत्त गंगवार जी। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा अपना अनुभव है, मैं इसको शुरुआत कर रहा हूँ इसी वर्ष से। अभी हमारे पास गाय तो हैं ही, हमारे पास 2 गाय हैं, 2 उनके बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उससे हम अभी जो वो घनजीवामृत तैयार किया है। तो सबसे पहले हम नीचे जमीन में घनजीवामृत डाल रहे हैं अपनी। तो अभी हमारा खेत वहाँ खाली नहीं हुआ है, अभी हमारे पास पे प्लॉट पड़ा हुआ है 200-250 गज का प्लॉट है। और उसी प्लॉट में हम अपने जो देवदत्त जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। फसलों बीज हमें पौध डाले दे रहे हैं, जो पौध होगी वो हो रहे हैं। अभी सफाई करके हमने पौधशाला के लिए 80 बीजों की लिस्ट तैयार कर ली है। अच्छा, शायद हमारे नेटवर्क का अब आ रही है। हाँ, अब सही है, अब आ रही है, आ रही है। हाँ, नेटवर्क का इशू रहता है, मैं बाहर आ गया। तो ये हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने 83 प्रकार के 83 प्रकार के बीजों की लिस्ट तैयार कर दी है आज। तो अब हम मार्केट जाएंगे, जो जो बीज हमें उपलब्ध होंगे वो बीज लेकर के आएंगे, और हम अगली बार ये करेंगे कि जितने भी बीज हमारे लग जाएंगे उतने बीज के बीज हम टोटल अपने घर पे तैयार रखेंगे, बीज हम मार्केट से नहीं लेंगे अब। और दूसरी बात यह है, मेरा एक सुझाव था कि सरकार के हिसाब से न चल के हमें स्वयं पे डिपेंड, सेल्फ डिपेंड रह के सरकार से मैं कोई मदद नहीं ली, क्योंकि सरकार से कोई मदद लेने का मतलब होता है सरकार अपना फाउंडेशन लगा देती कुछ ना कुछ। तो हमें सरकार से कोई फाउंडेशन नहीं लगानी, सरकार से कोई मदद नहीं लेनी, सारी मदद हम अपने आप से सारा कर रहे हैं। और करने के बाद में हमें घटी नफा सब कुछ अपने को झेल के और उसका अनुभव करना है। तो इस बार मैं अनुभव करने जा रहा हूँ। और गाय से हम गौमूत्र, अभी हमारे पास 2 कृषि वैज्ञानिक हैं पीलीभीत साइड के, वो जालौन से ट्रेनिंग करके आए हैं। तो उन लोगों ने अपने यहाँ खेती की हुई है। अभी धान है उनके यहाँ, एक इंद्रासन धान है, खाने वाला धान। तो उन्होंने पूरा धान तैयार किया है 1 एकड़ खेत में, उसमें केवल गौमूत्र और गोबर से ही तैयार किया, किसी प्रकार का ना कोई केमिकल लगाया, ना यूरिया, ना डीएपी, ना एनपीके, कोई फर्टिलाइजर कोई लगाया नहीं है। तो मैं वहीं से खाने के लिए अपने पास 4 क्विंटल धान वहीं से लाऊंगा अपने खाने के लिए भी।
तो उनका मैं सहयोग ले रहा हूं और उन्होंने कहा है कि आप करिए, और उन्होंने केमिकल भी तैयार किया, सूड़ी जैसे कहते हैं, इसमें सूड़ियां लग जाती हैं, ये सब्जी की फसल होती है, सब्जी की फसल में काना हो जाता है, कोई सूड़ियां लग जाती हैं, तो उसके लिए उनने मट्ठे से, देसी गाय का मट्ठा है, उससे तैयार किया हुआ है लिक्विड। तो उस लिक्विड से 15-15 दिन के अंतर से सब स्प्रे करते रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा लगता ही नहीं है उनके धान में भी, कोई फसल में नहीं। और सब्जी की खेती तो 1-2 लोगों और करवाई है, जो 2 लोगों ने खेती करी है, तो उनकी फसल बिल्कुल फर्स्ट क्लास लहला रही है। मैं उनको देख के आया था। लहसुन, प्याज, करेला, सेमी, मटर और तो काली तुरई, लौकी, कदुआ, खीरा, मिर्च, शिमला मिर्च, ये सब उनने अपने एक ही खेत में लगा रखा है। 2-2 पौधा अपने खाने के लिए लगा रखे हैं, तो वो अपना खाते हैं। और वो मैं देख के आया हूँ, उसी प्रैक्टिकल के तौर पे अपने खेत में भी मैं यही करने जा रहा हूँ कि पहले तो हम खुद खाएंगे, और खुद खाने से जो बचेगी, और राहुल शर्मा जी ने जैसे एक बताया था कि वहां से अपने यहाँ से ले जा करके बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को, जैसे डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, जो आईएसपीसीएस रैंक के लोग हैं, इन लोगों को जाके अपनी उपलब्धता बताइए कि भाई ये हमारी क्वालिटी है, इस क्वालिटी के तहत हम आपको ये सब्जी देना चाहते हैं, और मासिक हम आपसे लेते रहेंगे। मासिक जो सब्जी जितनी भी खर्च होगी आपके घर में, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, जितनी भी खर्च होगी, टोटल सब्जी हम सुबह सुबह आपके घर पे पहुंचा देंगे। और हमसे 5,000, 6,000, 7,000 ऐसा कमिटमेंट कर ले महीने का। तो उन्होंने कहा केवल 10 घर को आप तैयार करिए शुरू से, राहुल शर्मा जी ने हमें जो सुझाव दिया था, और अपने खाने से जो बचे वो उनके लोगों को पहुंचा दीजिए। ताजी ताजी सब्जी आपके खेत से डायरेक्ट जब चली जाएगी, तो वो लोग इसके लिए बहुत तैयार हो जाएंगे, और प्योर ऑर्गेनिक होगी, तो वो आप पे विश्वास कर लेंगे। धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ जाएगा। जब हमारा भरोसा हो जाएगा, तो हमें ना किसी कागज की जरूरत है, ना किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें भरोसे की जरूरत है। हमारी जुबान ही भरोसा है, बस ये मेरा कहना था। धन्यवाद जी। इसी में मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ये जो बरेली पीलीभीत का क्षेत्र है, इधर जी। क्या कुछ किसान मल्टी लेयर फार्मिंग या फिर ये अपवर्तन खेती इस तरह के मॉडल पे काम कर रहे हैं? अभी एक श्रीमान जी हैं हमारे बरेली में, उनका मैं फार्म देखने को जाने को हूँ, परसों मुझे जानकारी मिली है। उनका जी। फार्म है, तो वो खेती कर रहे हैं अपने, यही जैविक खेती। और एक हमारे पास में एक फार्म है, अमर उजाला फार्म के नाम से मशहूर है, वो अपने यहाँ पे गन्ना और गेहूं और सरसों, ये 3 उत्पाद पैदा कर रहे हैं, प्योर जैविक। उनका फार्म जी। बना हुआ है, 300 बीघे का फार्म है, वो तो मेरा देखा हुआ है। लेकिन वो अपने धनाढ्य ज्यादा हैं, तो वो हमारे लिए तवज्जो इसलिए नहीं देते। हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, उनके पास कोई कार वाला अगर जाए तो उसको तवज्जो देते हैं। हमें बिल्कुल लेबर समझते हैं वो। कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो मतलब मतलब हमें तवज्जो नहीं दिया बैठने तक को। मतलब वो जो जानकारी चाह रहे थे, जानकारी देना नहीं चाह रहे थे वो, हम्म। किसी प्रकार की जानकारी नहीं देना चाह रहे थे। तो वो मुझे लेबर की तरह समझ रहे थे, क्योंकि मैं मतलब छोटी क्वालिटी का आदमी हूँ। अपने 1 एकड़ खेती है मेरी, मोटरसाइकिल से चलने वाला हूँ, और छोटे से मकान में छप्पर फूस के घरों में रहने वाला हूँ। तो इसलिए उनकी जो क्वालिटी थी, तो उनकी क्वालिटी मुझे लग रहा था कि उनके यहाँ कार वाले लोग आते हैं तो उनको तवज्जो देते हैं, बिठालते हैं। तो उनने मुझे सुझाव नहीं दिया, ना कुछ सुझाव दिया, ना उन्होंने उसके बारे में कोई टेक्निक बताई मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने फिर पीलीभीत में जाके अपने पीलीभीत के साथियों से कहा, तो पीलीभीत के साथियों ने कहा चिंता ना करो, हम जालौन से ट्रेनिंग करके आए, और हमारे केमिकल हम सब चीज तैयार करके देंगे आपको। वहाँ 10 लोगों की टीम है जालौन से, जो ट्रेनिंग करके आए हैं पीलीभीत में। अभी मैं कल ही मिल के आया हूँ उनसे। हाँ, तो मैं लगातार इस कार्य पे लगा हुआ हूँ। जहां जहां भी मुझे जानकारी मिलती है, मैं अपने कार्य पे लगा हुआ हूँ। मैं तो स्वयं सेल्फ डिपेंड करके मैं तो कार्य करके दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ इसलिए कि मैं पहले कर रहा हूँ, करने के बाद में जब मेरा हो जाएगा, बंदूक से जो गोली निकलेगी तो पता लगा फायर हुआ। पता नहीं। बहुत बढ़िया। तो अभी इसमें जिस भी किसी तरह की अगर आपको कोई सहायता या कोई विचारों का आदान प्रदान करना है, तो जो भी संबंधित साथी हैं, अगर जी 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 किसी जी बिल्कुल। मैं तो अभी आप बता इसमें सकते हैं। अपने अपने ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। 103 मोबाइल नंबर मैंने अपनी कॉपी में नोट कर रखे हैं सभी लोगों के, 103 मोबाइल नंबर अब तक। अच्छा अच्छा। तो तो अभी आज जिससे मुझे जरूरत समझता हूँ उसे से मैं फोन कर लेता हूँ उनको। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये एक अच्छा तरीका है। आज भी जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो अपने मोबाइल नंबर छोड़ दें, और जिससे ये रहेगा कि आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी और आपसे संपर्क किया जा सकेगा। और साथ ही साथ
जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। मैं आग्रह करता हूं जो भी अन्य साथी अपनी बात विचार रखना चाहते हैं, बलदेव जी, और बलदेव जी, मुझसे मुझसे ज्यादा डरकर आप लोग हैं, और बलदेव जी, आप लोग भी कहीं विपरीत दिशा में जा रहा हूं तो आप अपने सुझाव देके हमें करते जी रहो। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बलदेव जी। अन्य कोई साथी? क्योंकि अभी हमारे पास 7 से 8 मिनट हैं, उसमें हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकते हैं। विषय जो है वो है मल्टी लेयर फार्मिंग, मल्टी लेयर कृषि, इसमें एग्री फार्मिंग। तो इसमें किस तरह से चीजें करके आय और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही साथ इसके प्रोजेक्ट तैयार करने में हम लोग किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। कोई भी साथी? सभी को हाँ, नमस्कार। जय गौ नमस्कार। माता। जय मैं गौ अनिल माता। वैसे विदर्भ से हूँ। कहाँ से हैं आप? विदर्भ, अमरावती, अच्छा अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हूँ। जी जी। हर जगह की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। आपके इधर बहुत ज्यादा पानी है हम्म, और किसानों का भरोसा भी है। मजदूर भी काफी बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। हम्म। और विदर्भ में मजदूर मिलते नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत से कारण हैं। कुछ आपका शासकीय। जिला कौन सा है? जिला अमरावती है मेरा। अमरावती। और ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक तो मेरे दो है, एक भातकुली है और दूसरा मेरा नांदगांव खंडेश्वर है। अच्छा, नांदगांव ठीक ठीक। खंडेश्वर में 4.5 एकड़ खेती है, जहां हाँ। पर मैंने कढ़ी पत्ता लगाया है, हम्म, सहजन पाउडर यानी मोरिंगा बनाया, मोरिंगा के पौधे हैं, जी। और आगरा पेठा कद्दू लेता हूं मैं वहां पे। हम्म, और सागवान, मेड़ पर सागवान लगाया है। बेहड़ा लगाया हुआ है मेड़ पर 2 एकड़ में, और 2 एकड़ में मेड़ पर सागवान लगाया हुआ है। तो मैं इन सब का पाउडर बनाता हूँ और उसको जी बेचता हूँ। मुश्किल ये जी। है कि कई बार किसान साथी जो होते हैं वो इसमें सहयोग नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने नींबू का जस्ट प्रयोग शुरू किया है। एक 15 दिन हुए हैं मुझे। दिवाली से पहले ही मैंने ये प्रयोग शुरू किया था कि हम 50 ml, 200 ml, 500 ml, 250 ml में नींबू का जूस बना के दे रहे हैं। नींबू का जूस यानी रस। जी। हाँ, यानी पीवर, पीवर रस जिसको बोलते हैं, शरबत नहीं, शरबत अलग चीज हो गई है। हम्म, तो ये रस है। तो ये जो रेहड़ी वाले होते हैं, होटल वाले होते हैं, जिनको रोज की जरूरत होती है, हम्म, ऐसे लोगों के हम संपर्क में हैं। और उसके लिए हम मैंने एक थोड़ा सा एक पॉम्पलेट भी बनाया है उसका, और उन लोगों को हम अभी बेच रहे हैं। अभी तक मेरा उसमें उत्पादन 850 लीटर से ऊपर हो गया है, जो माल बिक चुका है। जी। तो हम ये चाहेंगे कि भाई जहां भी एक चीज होती है, कोई उत्पादन होता है, तो उसका अगर हम क्या उसको उस पर प्रसंस्करण करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब जी जी। खेती में जो दिक्कतें आ रही है, सबसे पहले मजदूर की है। दूसरी बात, विदर्भ में स्पेशली जंगली जानवरों की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। यहाँ रोही की यानी नीलगाय जिसको बोलते हैं, उसकी ज्यादा दिक्कत है। हरण की ज्यादा दिक्कत है। बहुत काफी नुकसान करते हैं। डुक्कर भी काफी बड़े पैमाने पे नुकसान करते हैं खेती का। और उसके बाद में जितने चरवाहे होते हैं वो अपनी बकरियां, गाय ऐसे ही छोड़ देते हैं, इवन रात में भी छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ हर खेत में आप देखेंगे, विदर्भ में स्पेशली, कि आपको झटका मशीन हर खेत में दिखेगी। और कुछ लोग तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक लाइन से ही उसको जोड़ देते हैं। फिर उसमें कुछ नुकसान भी होता है, कभी आदमी की जान जाती है, कभी जानवरों की जान जाती है। उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है बाद में। तो ये एक बड़ा नुकसान होता है। और मेड़ पर का जो ये मल्टी लेयर फार्मिंग चल रहा था, तो मल्टी लेयर फार्मिंग में विदर्भ में तो सब्जी के अलावा और कुछ ऐसा बहुत कुछ हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि यहाँ अधिकतर खेती संतरा, मौसम्बी,
और नींबू की होती है। और अधिकतर 80% लोग तो अपने रिचुअल पिक से हट ही नहीं रहे हैं, चाहे वो सोयाबीन, तुअर है। पहले तो मूंगफली, उड़द वगैरह होती थी, लेकिन अब उससे हट गए वो लोग। अब जितना आराम वाला काम मिले उतना करते हैं। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया था कि बहुत सारे लोग खेती को लीज पर दे देते हैं, तो बड़े किसान जो है वो लीज पर दे देते हैं वो खेती को, और इससे खेती दिन ब दिन निरस्त होती जा रही है। और इसीलिए भूमि का परीक्षण सबसे पहले बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हर 5 गांव में एक भूमि परीक्षणशाला शुरू होनी चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रक्रिया होती है वो जिला लेवल पर ही है, विदर्भ में या पूरे महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में जिला लेवल पर होती है, और उससे पहले रिपोर्ट तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स है उनके आ जाती है। यहाँ 1.5-2 महीने खाली वो रिपोर्ट आने को लग जाती है। तो वो सबमिट कब करेगा अपनी रिपोर्ट, पानी का जो सर्टिफिकेशन उसको देना होता है वो कब करेगा, ऐसी दिक्कत आती है। तीसरी दिक्कत और एक है कि जो सरकारी स्कीमें हैं वो ग्राम लेवल तक पहुंचती नहीं है, ये पहुंचाना नहीं चाहते हैं, केवल जो बड़े किसान हैं उनको बोलते हैं। तो उसके लिए हम कुछ लोग मिलकर उसको, उस पर एक ग्रुप बनाए हैं नांदगांव खंडेश्वर में। उसमें करीब 80 का किसान है, हम संगठित होकर अलग अलग गाँव के हैं उसमें। और उसमें हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप ग्राम लेवल तक आओ, जो कृषि सेवक है उसको बोलो। तो अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा देना चालू किया है, थोड़ा उस पर अमल होना शुरू हुआ है। तो मेरा अनुभव यही है कि नई पीढ़ी भी थोड़ा आए। अब हम तो, मुझे मालूम है कि मेरी नई पीढ़ी नहीं आने वाली है, तो लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो छोटे किसान हैं उनकी भी नई पीढ़ी आने वाली नहीं है। वो चाय का स्टॉल लगाना पसंद करेगी, पान ठेला लगाना पसंद करेगी, कटला चलाना पसंद है, ऑटो चलाना पसंद है, छोटे मोटे कोई भी काम वो करना पसंद है। लेकिन अगर मेरा पंप खराब होता है तो उसके लिए मुझे तहसील लेवल पर ही जाना पड़ता है। कोई भी चीज खेती में उपयोग में होने वाली, कोई भी चीज, झटका मशीन है तो उसको रिपेयर करने वाले लोग गांव में नहीं मिलते, तालुका स्तर पर जाना पड़ता है। तो उस दिशा में युवाओं को रोजगार मिले, ऐसे हमने आमदार के माध्यम से भी प्रयास किए थे यहाँ पे। और सरकार के स्तर पर, यानी जिला कृषि अधिकारी के भी पास में हमने निवेदन दिया, कलेक्टर के पास में भी निवेदन दिया। अमरावती में डिविजनल कलेक्टर भी है, तो उनके पास में भी हमने, कमिश्नर है तो उनके पास में भी हमने निवेदन दिया है। उन्होंने ये बात को मान्य किया है कि भाई हाँ ये तो होना चाहिए करके। तो हमने बोला है कि ITI में आप ये थोड़ा सा लागू करो, भले ही चाहे 6 महीने का कोर्स हो। तो उस पर अभी सकारात्मक रूप ये लोग ले रहे हैं, लेकिन अब वो उसको अमली जामा कब पहनाएंगे ये नहीं मालूम मुझे। लेकिन इन चीजों की भी बहुत भारी दिक्कत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा अभी तो। आपका नंबर क्या है? मेरा तो 9890281008 है। 98989028 1008। अभी 100। ताऊजी साहब आए थे वाशिम, तब मिलने जाने का योग नहीं बन पाया क्योंकि वो वर्धा निकल गए। फिर बाद में मैं पहुंचा तो वो वर्धा निकल गए थे। अभी टावरी जी अगले 15 दिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नहीं तो अभी नहीं, पीछे की अभी हाँ 6 दिन पहले की बात थी। अभी 6 दिन दीपावली से पहले थे। हाँ, दीपावली से पहले। वाशिम शायद 17-18 को थे उधर। हाँ। तो वो उस दिन वहां रहे और एक 6-8 घंटे रहने के बाद में वर्धा के लिए निकल गए थे। जी, तो आपका नंबर है 9890281008 जी। हाँ जी। और मैं आपने जो कड़ी बात, पत्ता एक्सपोर्ट करता हूँ थोड़ा। किसका? कड़ी पत्ता जो होता है, कड़ी पत्ता। अच्छा, करी पत्ते का एक्सपोर्ट करते हैं हाँ, आप? जी कड़ी जी पत्ता बोले तो मीठा नीम, जिसको हम कड़ी वगैरह में यूज करते हैं, जी जी, ठीक वो है। मैं तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता हूँ। जी जी, इस साल पे भर जो में 4-1 लाख रुपए का कड़ी पत्ता एक्सपोर्ट करता हूँ। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। आपसे बहुत सारे लोग सीखेंगे कि आप लाखों रुपए का कड़ी पत्ता ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये भी एक अचीवमेंट है। नहीं, उसको और पाउडर बनाते हैं हम, मतलब और आप विशेष प्रोसेस करके, हाँ हाँ, प्रोसेस करके प्रोसेस चीजों करके उसका पाउडर बनाते हैं। और जी। पाउडर भी हम पल्वराइजर वगैरह में नहीं बनाते हैं। हम्म वो मैंने जयपुर से एक चाकी खरीदी है, हम्म
पत्थर की चाकी खरीदी है, उस पर हम पीसते हैं। तो उस पर जी। पीसने से क्या होता है कि वो इतने महीन पीसी जाती है कि अगर अपन हाथ की उंगली जो है उस पर भी वो पाउडर ले, तो अपनी जो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसमें जैसे उंगली की हर लकीर की निशान आ जाते हैं, वैसे वो निशान आते हैं। अच्छा। और ये मशीन पर पीसने से, यानी हाथ की मशीन पर चक्की पर पीसने से ये होता है कि उसमें के सारे तत्व मौजूद रहते हैं उसमें 100%। मेरे पास में पल्वराइजर भी है, हथौड़े वाला, जी। लेकिन उसका अगर किसी को पाउडर चाहिए तो हम उसके दाम कम रखते हैं, क्योंकि उसमें 50% ही उसके गुण रहते हैं। फिर ये सब लैब टेस्टेड है हमारे पास में, गाजियाबाद से हमने उसको टेस्ट कराया है सब। अच्छा अच्छा, गाजियाबाद से। जी। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और समय हो चुका है, तो जी, इस आपने चर्चा समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत विस्तार से सारी चीजें बताई। आखिरी में मैं बलदेव जी से कहूंगा कि वो सभा को आ, समाप्त करें, और जो आपका विचार है वो रखें। बलदेव राजपूत जी। सभी बंद करिए। सभी बलदेव। उपस्थित महानुभावों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का विषय जो रखा गया, तो उस पर सब लोगों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है, और मुझे आशा है इस जो विषय हमने लिया है इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, और अपने समाज की जो अपेक्षा हम लोगों से है वो अपेक्षा हम पूरी करेंगे। सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि।